Everyone. So welcome to my channel Academy Villa. I am Astos and let's begin today's class. So आज की जो क्लास है इसमें हम क्लास जो 10th है ना उसका सेकेंड पार्ट की जो बुक है इंग्लिश की है ना पनोमा पार्ट 2 उसकी वीडियोस मतलब उसके लेसन्स इसमें मैं कवर करूँगा। तो इसकी मैं एक अलग वीडियो सीरीज़ बनाऊँगा जिसका जो नाम होगा वो ऐसा करके होगा कि इंग्लिश पार्ट 2 ऑफ मीन्स क्लास 10 इंग्लिश। इस चैप्टर में जो पहला चैप्टर है उसको हम अच्छे से डील करेंगे क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा लंबा है, पार्ट 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो मे बी ये चैप्टर थोड़ा लेंदी हो, लेकिन मैं ट्राई करूँगा कि एक ही वीडियो में कवर करूँ। तो बिना देरी किए हुए मैं शुरू करता हूँ और आप सभी को इस चैप्टर से रूबरू कराता हूँ। तो आइए देखते हैं जनवरी नाइट। तो जनवरी नाइट नाम से ही पता चल रहा है कि जनवरी की रात यानी कि जनवरी महीने की जो रात होती है वो बहुत ठंड वाली होती है। तो उसी के ऊपर प्रेमचंद ने ये कहानी लिखी है और आपने हिंदी में ये नाम सुना होगा इस कहानी की, जो पूस की रात एक कहानी थी, उसी के ऊपर है ये। तो आगे जानते हैं प्रेमचंद के बारे में थोड़ा। धनपत राय जिनका 1880 से 1936 तक इनका मतलब 1880 में इनकी जन्म हुई थी, 1936 में मरे थे। तो धनपत राय बॉर्न इन वाराणसी ऑन जुलाई 31st 1880 वॉज अ प्रोलिफिक राइटर ऑफ बोथ हिंदी एंड उर्दू। कहने का मतलब है जो प्रेमचंद है ना उनका जो रियल नाम था वो था धनपत राय, जिनका जन्म वाराणसी में हुआ था जुलाई 31 1880 में, जो कि एक प्रोलिफिक राइटर थे यानी कि बहुप्रजनक, यानी कह सकते हैं कि प्रोडक्टिव काइंड ऑफ राइटर थे और वो हिंदी और उर्दू दोनों में लिखते थे। अब देखिए he changed his pen name to प्रेमचंद आफ्टर his book सोज वतन। देखिए उन्होंने अपना नाम जो है चेंज कर लिया प्रेमचंद के नाम से, उनका नाम धनपत राय था, उन्होंने प्रेमचंद नाम कर लिया। कब किया? आफ्टर हिज बुक सोज वतन वॉज बैंड बाय दैन ब्रिटिश गवर्नमेंट, यानी कि उस समय जो ब्रिटिश राज था उस ब्रिटिश राज में जब उनकी बुक को बैन कर दिया गया सोज वतन को, तो उन्होंने अपना नाम धनपत राय से चेंज कर प्रेमचंद रख लिया। ही रोट अबाउट द रियलिटीज़ ऑफ लाइफ एंड द वेरियस प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द कॉमन मैन इन ए टर्बुलेंट सोसाइटी। देखिए ही रोट अबाउट द रियलिटीज़ मतलब वास्तविकता, यानी कि ज़िंदगी की जो लाइफ की वास्तविकता होती है ना उसके बारे में वो लिखा करते थे। एंड द वेरियस प्रॉब्लम्स, और बहुत सारे ऐसे परेशानियाँ जो कि कॉमन मैन साधारण इंसान जो परेशानियाँ झेलता है ना एक टर्बुलेंट सोसाइटी, यानी कि एक दंगेबाज एक उग्र समाज में जो समान मतलब व्यक्ति है ना साधारण व्यक्ति जो प्रॉब्लम फेस करता है उसके ऊपर वो कहानियाँ लिखा करते थे। ही फोकस्ड चीफली ऑन रूरल इंडिया एंड द एक्सप्लॉयटेशन faced by a common villager at the hands of priests, landlords, loan sharks, etc. कहने का मतलब है ही फोकस चीफली मतलब मुख्यतः वो इस बात पे फोकस करते थे, मतलब उनकी कहानियाँ जो होती है ना वो किससे रिलेटेड होती थी? ऑन रूरल इंडिया यानी कि ग्रामीण भारत के ऊपर उनकी कहानियाँ हमेशा केंद्रित होती थी। एंड द एक्सप्लॉयटेशन यानी कि जो एक्सप्लॉयटेशन मतलब बर्बादी होता है, जो बर्बादी फेस्ड बाई मतलब उन जो फेस करते थे लोग, फेस्ड बाई कौन लोग फेस करते थे? बाई ए कॉमन विलेजर, यानी कि जो साधारण जो गाँववासी रहते थे ना उनके द्वारा जो एक्सप्लॉयट मतलब उनका जो हनन किया जाता था, उनका एक्सप्लॉयटेशन किया जाता था। किसके द्वारा? साधुओं, लैंडलॉर्ड जो होते हैं ना ज़मीन के मालिक वगैरह, लोन शार्क जो लोन कर्ज देते हैं, उन लोगों के द्वारा जो गाँवों के लोग थे ना उनका जो हनन होता था, उनका एक्सप्लॉयटेशन होता था। उन सब बातों पे प्रेमचंद कहानियाँ लिखा करते थे। ही ऑल्सो एम्फेसाइज्ड ऑन द यूनिटी ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम्स। एम्फेसाइज मतलब जोर देना, वह इस बात पे भी जोर दिया करते थे, मतलब किस पे? यूनिटी ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम, यानी कि हिंदू और मुस्लिम की जो एकता है ना उसके ऊपर भी वो अक्सर मतलब जोर देकर कहानियाँ उस पर भी मतलब उन्होंने बहुत सारी चीज़ें पब्लिश की थी। अब आगे देखते हैं सम ऑफ हिज वेल नोन वर्क्स। वेल नोन मतलब जानी मानी, उनके कुछ जाने माने जो कार्य हैं, वर्क्स हैं, किताबें एक तरीके से, वो हैं गोदान, गबन, कर्मभूमि, प्रतिज्ञा। तो ये कुछ बुक्स हैं जो उन्होंने लिखी हैं, तो आप इसी जाहिर सी बात है इसे याद ज़रूर रखें। चलिए अब बिना देरी किए हुए आगे बढ़ते हैं और एक एक करके इसके सारे पार्ट्स कवर करेंगे। तो मेरे साथ बने रहें वीडियो के अंत तक, और आप ये वीडियो देख रहे हैं एकेडमी विला पे, ठीक है।
अभी चलते हैं पार्ट 1 में। लिखा है हल्कू, ये कैरेक्टर है, मतलब एक इंसान है जिसका नाम है हल्कू। लिखा है कि हल्कू केम इन एंड सेड टू हिज वाइफ, हल्कू अंदर आया और अपनी वाइफ से बोला, द लैंडलॉर्ड्स कम, गेट द रुपीज़ यू सेट असाइड। सेट असाइड मतलब तुमने रखा है। कहने का मतलब है मतलब एक परिदृश्य आपके सामने मैं मतलब उकेरना चाहता हूँ, आप उसका एंजॉय करिए, उसको समझिए अच्छे से। हल्कू जो है वो अपनी वाइफ से अंदर आके कहता है कि द लैंडलॉर्ड्स, जिससे मैंने कर्ज लिया है, मतलब ज़मींदार जो है वो आया हुआ है, गेट द रुपीज़ यू सेट असाइड, जो तुमने पैसे निकाल के रखे थे वो पैसे मुझे जल्दी से दे दो। आई विल गिव हिम द मनी एंड सम हाउ और अदर वी विल गेट अलॉन्ग विदाउट इट। कहने का मतलब है, वो कहता है मतलब अपनी पत्नी से कि वो पैसे मुझे दे दो और मैं उस लेनदार को, ज़मींदार को पैसे दे दूंगा और किसी भी तरह हम लोग इसके बगैर रह लेंगे। ये लिख रहा है ना, वी विल गेट अलॉन्ग विदाउट इट। मतलब यहाँ पे एक चीज़ छुपी हुई है, वो आगे चैप्टर में पढ़ने से पता चलेगी, जो मैंने पहले पढ़ा है तब आपको समझा पा रहा हूँ। वी विल गेट अलॉन्ग विदाउट इट, यानी कि हम लोग किसके बिना रह लेंगे, कंबल के बिना। अभी चैप्टर में पता चलेगा। मतलब कहने का मतलब है उन लोगों ने पैसे कुछ इकट्ठे करके रखे थे कंबल खरीदने के लिए, लेकिन जब ज़मींदार आ गया तब उन्हें पैसे लौटाने पड़ रहे हैं। तो वही बोलता है हल्कू कि तुम मुझे पैसे दे दो, हम कंबल की बात देख लेंगे। मुन्नी कहती है, मुन्नी हैड बीन स्वीपिंग, मुन्नी जो है उसकी वाइफ है, वो स्वीपिंग यानी कि झाड़ू लगा रही है, पोछा लगा रही है। सी टर्न अराउंड एंड सेड, वो घूमती है और बोलती है, बट देयर इज़ ओनली 3 रुपीज़, लेकिन पैसे तो बस 3 ही रुपये हैं हमारे पास। इफ़ यू गिव देम टू हिम, वेयर इज़ द ब्लैंकेट गोइंग टू कम फ्रॉम। अगर तुम वो सारी पैसे उसे दे दोगे तो ब्लैंकेट कहाँ से खरीदेंगे, कंबल कहाँ से खरीदेंगे हम लोग। फिर वो बोलता है, मीन्स वही बोलती है आगे, हाउ आर यू गोइंग टू गेट थ्रू दिस जनवरी नाइट्स इन द फील्ड्स। और तुम कैसे इस जनवरी भरी रात में, जनवरी की ठंड भरी रात में तुम कैसे खेतों में पहरेदारी करोगे, कैसे करोगे बिना कंबल के। टेल हिम, उसे बोलो, मतलब ज़मींदार को बोल दो तुम, वी विल पे हिम आफ्टर द हार्वेस्ट नॉट राइट नाउ। मतलब अभी हम पैसे उससे पे नहीं करने जा रहे हैं, उसे बोल दो कि हम उसको जो फसल कटने के बाद हम उसको पैसे उसके चुका देंगे। फॉर ए मोमेंट हल्कू स्टूड हेजिटेटिंग, थोड़ी क्षण के लिए जो हल्कू था ये बात सुनकर अपनी पत्नी की, वो थोड़ी देर स्तब्ध रहा और मतलब हिचकिचाता हुआ खड़ा हुआ था। जनवरी वॉज ऑन टॉप ऑफ देम, और जाहिर सी बात है जनवरी वॉज टॉप ऑफ देम मतलब जनवरी बस आने ही वाली थी, जनवरी के दिन मतलब आ ही चुके थे। टॉप ऑफ देम मतलब कि नज़दीक थी बहुत, है ना। तो हुआ यूँ कि आगे लिखा है कि विदाउट ए ब्लैंकेट ही कुड नॉट पॉसिबली स्लीप इन द फील्ड्स एट नाइट। जाहिर सी बात है बिना कंबल का वो अपने खेतों में नहीं सो सकता था रात को। बट आगे देखते हैं, बट द लैंडलॉर्ड्स वुड नॉट बी put off. He had threatened and insulted him. So what did it matter if they died in the cold weather as long as they could just take care? कहने का मतलब है, इसका मतलब बोला जा रहा है ना, तो यहाँ पे जो लिखा था कि बट द लैंडलॉर्ड्स वुड नॉट बी पुट अप, मतलब कहने का मतलब है वो सोचता है कि लेकिन ज़मींदार तो उसे छोड़ेगा नहीं भाई। He had threatened and insulted him, उसने तो उसको डराया, धमकाया और बेइज्जत भी किया है। किसको? हल्कू को। सो वॉट डिड इट मैटर इफ दे डाइड इन द कोल्ड वेदर, है ना, कोल्ड वेदर, एज लॉन्ग एज दे कुड जस्ट टेक केयर। कहने का मतलब है कि इससे अच्छा क्या होगा, कि इसलिए क्या होगा, अपने दुर्भाग्य से हम ठंड में मर ही ना जाएंगे। ऐसा सोचकर उसने क्या किया, ऑफ इज कैलेमिटी राइट नाउ। कैलेमिटी का मतलब होता है कि दुर्भाग्य, मतलब वो कह रहा है कि यार इतना भला बुरा बोलता है ज़मींदार, इससे अच्छा है कि पूस की रात, जो जनवरी की रात होती है, उसमें कंबल नहीं रहेगा तो भले दुर्भाग्यवश मर ही जाएंगे ना। इससे मतलब उसकी डांट सुनने से, उसके इंसल्ट को झेलने से अच्छा है कि हम मर ही जाए, वही काफ़ी रहेगा। एज ही थॉट दिस ही मूव्ड हिज हेवी बॉडी एंड केम क्लोज टू हिज वाइफ। मतलब ऐसा सोचता हुआ वो अपने भारी शरीर को घुमाया और अपने पत्नी के नज़दीक चला गया। ट्राइंग टू कॉक्स हर, ही सेड, ट्राइंग टू कॉक्स हर, कॉक्स मतलब बहलाना। तो उसने अपनी पत्नी को बहलाते हुए बोला, कम ऑन गिव इट टू मी, आई विल फिगर आउट सम अदर प्लान। कहने का मतलब उसने पत्नी को बहलाते फुसलाते हुए बोलता है, चलो अब जाने भी दो, चलो पैसे मुझे दे दो, मैं कुछ एक अलग प्लान सोच के रखा हूँ, है ना, इसके लिए कि
कैसे कंबल लेना है। मुन्नी ड्रीव अवे फ्रॉम हिम, मुन्नी ने अपने आप को उसकी तरफ से खींचा। हर आइज एंग्री सी सेड, वो गुस्से से भरकर बोली, यू हैव ऑलरेडी ट्राइड सम अदर प्लान, यू जस्ट टेल मी व्हाट अदर प्लान कैन बी फाउंड। कहने का मतलब है मुन्नी उससे अलग हो गई, गुस्से से आंखें लाल करके बोलती है, तुमने पहले भी बहुत दूसरी योजना बनाने की कोशिश की थी, चलो चलो तुम शीघ्र बताओ मुझे कि तुमने दूसरा प्लान कौन सोचा है। इस बार मैं नहीं मैं झांसे में नहीं आने वाली। इज समबडी गोइंग टू गिव यू अ ब्लैंकेट, क्या तुम्हारा प्लान ये है कि कोई तुमको कंबल देने वाला है ऐसे ही, है ना। गॉड नोज हाउ मेनी डेब्ट्स आर ऑलवेज लेफ्ट ओवर दैट वी कांट पे ऑफ, मतलब भगवान जाने कितने और भी हमारे ऊपर कर्ज रहेंगे जो हम पे नहीं कर पाएंगे, चुका नहीं पाएंगे। वॉट आई से इज़ गिव अप दिस टीनेंट फार्मिंग। टीनेंट फार्मिंग का मतलब बता देता हूँ। टीनेंट फार्मिंग का मतलब होता है कि भाड़े की खेती, यानी कि आप किसी और की खेतों की रखवाली कर रहे हैं तो एक तरीके से आप किराएदार हो गए ना, तो आप किराए पे किसी की फार्मिंग करें, इसको टीनेंट फार्मिंग कहते हैं। तो वही कह रहा है कि व्हाट आई से इज़, जो औरत है वो बोलती है मुन्नी कि मैं क्या कहती हूँ, गिव अप दिस टीनेंट फार्मिंग, चलो इस किराए भरी वाली जो कर्ज वाली जो बात है ना, जो भी तुम करते हो तो ये सब छोड़ दो, किराए की खेती छोड़ दो, ये तुम्हें मार देगा। द वर्क्स किलिंग यू, ये तुम्हें मार देगा, ठीक है। वट एवर यू हार्वेस्ट गोज टू पे अप द एरियर्स। एरियर्स का मतलब होता है ना, जो पैसे बढ़ जाते हैं उनको चुकाना। तो वट एवर यू हार्वेस्ट मतलब खेती करना, कटाई करना। तो मतलब कह रही है कि भाड़े की खेती छोड़ दो और तुमने मतलब क्या कहते हैं, तुम जितना कमाते हो वो पुराना कर्ज चुकाने में ही चला जाता है, वो ऐसा बोल रही है। वो इसको वेयर नहीं पढ़ना आप, वर वी बॉर्न जस्ट टू कीप पेइंग ऑफ डेब्ट्स, क्या हम मतलब कर्ज चुकाने के लिए पैदा हुए हैं क्या, वो ऐसा गुस्से में बोलती है। अर्न सम मनी फॉर योर ओन बेली, बेली मतलब पेट, यानी वो कहती है कुछ अपने पेट को पालने के लिए भी कुछ कमाओ। गिव अप दैट काइंड ऑफ फार्मिंग, आई वॉन्ट गिव यू द मनी वॉन्ट, मतलब वो कहती है इन सब चीज़ों को गिव अप मतलब छोड़ देना, तुम इस टाइप की फार्मिंग जो कर रहे हो टीनेंट फार्मिंग, इसको छोड़ दो, मैं तुम्हें पैसे नहीं देने वाली हूँ। सैडली हल्कू सेड, मतलब मायूस होकर हल्कू बोलता है, देन आई विल हैव टू पुट अप विथ हिज अब्यूज़, मतलब इसका मतलब ये है तुम पैसे मत दो। मतलब क्या है कि मतलब ये जो ज़मींदार है अब उससे मुझे गालियाँ तो सुननी ही पड़ेगी, चलो कोई बात नहीं है। लूजिंग हर टेम्पर, मुन्नी सेड, टेम्पर मतलब गुस्सा, अपने गुस्से को शांत करते हुए मुन्नी बोली उसके चेहरे को देखकर कि वाई शुड ही अब्यूज़ यू, इज़ दिस हिज किंगडम, किंगडम मतलब राज, साम्राज्य। तो कहा जाता है कि मुन्नी बोलती है कि वो तुम्हें क्यों गाली देगा, क्या वो उसका राज चलता है। आगे देखते हैं क्या लिखा है कि बट एज सी सेड इट हर ब्रोज रिलैक्स्ड फ्रॉम द फ्रॉन, यानी कि जैसा वो ऐसा बोलती है ना तो उसकी भौहें जो हैं सिकुड़ जाती हैं और वो शांत हो जाती है ऐसा बोलते हुए। द बिटर ट्रुथ इन हल्कूज वर्ड केम चार्जिंग एट हर लाइक ए वाइल्ड बिस्ट, कहने का मतलब है कि हल्कू जो जैसी बातें बोला ना, कि हल्कू की चुभन भरी बातों ने उसके गुस्से को शांत कर दिया। किसके गुस्से को, मुन्नी के गुस्से को। फिर क्या हुआ, सी वेंट टू द नीश इन द वॉल, टुक आउट द रुपीज़ एंड हैंडेड देम ओवर टू हल्कू, मतलब वो नीचे गई है ना, वह गई और दीवार के नीचे से पैसा निकाल कर हल्कू को दे दी। देन सी सेड, मुन्नी ने क्या बोला, गिव अप फार्मिंग दिस टाइम, चलो इस बार पैसे तो दे रही हूँ लेकिन इस बार ये वाली खेती तुम छोड़ देना। इफ़ यू वर्क एज ए हायर्ड लेबरर यू विल एट लीस्ट गेट इनफ फूड टू ईट फ्रॉम इट, कहने का मतलब है कि यदि तुम कड़ी मेहनत करोगे तो तुम इससे खाने भर अन्न कमा ही लोगे, है ना। नो वन विल बी येलिंग इंसल्ट एट यू, है ना। कहने का मतलब है कि तुम्हें कोई इसके लिए बेइज्जत नहीं करेगा। फाइन वर्क farming someone else's land, whatever you earn you throw back into it and get insulted in the bargain मतलब मोल भाव करना। कहने का मतलब है कि अच्छा काम करो, इस प्रकार दूसरे के खेत को जोतना होता है ना, और फिर साथ ही साथ तुमने क्या कमाया, इसमें कितनी बेइज्जती उठानी पड़ी, सब भूल जाओ, ये सारी चीज़ें तुम भूल जाओ। आगे बोलता है हल्कू टुक द मनी, है ना, एंड वेंट आउटसाइड लुकिंग एज दो he were tearing his heart out and giving it away, कहने का मतलब है हल्कू जो है पैसा तो ले लिया और सोचते हुए घर से बाहर चल दिया, है ना, और साथ ही साथ वो अपनी दुर्दशा पे आंसू बहा रहा था। he were tearing मतलब आंसू बहा रहा था अपनी दुर्दशा पे,
ही हैड सेव द रुपीज़ फ्रॉम हिज वर्क पैसा बाई पैसा फॉर हिज ब्लैंकेट, मतलब उसने अपनी कमाई के जो पैसे थे उसको बहुत मेहनत से पैसे पैसे जोड़ कर बनाए थे ताकि वो एक ब्लैंकेट कंबल खरीद सके। टुडे ही वॉज गोइंग टू थ्रो इट अवे, अब देखो आज कैसी मतलब नौबत आ गई है कि वो उस पैसे को इकट्ठा किया था उसको अब उसे फेंक नहीं जाना पड़ रहा है। एक तरीके से वो फेंक ही तो रहा है, अपने ज़मींदार को पैसे दे रहा है, वो कमाया और फिर पूरा दे रहा है, क्या फ़ायदा हुआ उसे। With every step his head sank lower under the burden of his poverty, मतलब वो ऐसा था कि हर एक कदम के साथ उसका जो दिमाग था ना गरीबी के बोझ में डूबा जा रहा था। तो इस तरीके से पार्ट 1 ख़त्म होता है। अब हम पार्ट 2 पे आते हैं। चलिए। ए डार्क जनवरी नाइट इन द स्काई इवन द स्टार सीम्स टू बी सिवरिंग, यानी कि एक ठंड भरी मतलब एक डार्क जनवरी नाइट, डार्क मतलब अंधेरा, एक अंधेरी जनवरी का रात होती है, इसको जो हम बोलते हैं पूस की अंधेरी रात, है ना। डार्क जनवरी नाइट का मतलब होता है पूस की रात, मैंने पहले भी बता दिया था आपको। तो पूस की एक अंधेरी रात है। अब उसके बारे में बताया जा रहा है। इन द स्काई इवन द स्टार सीम टू बी सिवरिंग मतलब कपकपाना ठंड से, मतलब उस आसमान में उस समय देखने पे ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो कि जो ऊपर के तारे हैं ना वो भी ठंड के मारे ठिठुर रहे हैं। एट द एज ऑफ हिज फील्ड, एज मतलब किनारा, अंडरनीथ अ शेल्टर ऑफ केन लीव्स हल्कू ले ऑन ए बॉम्बू कॉट रैप्ड अप इन हिज ओल्ड बर्लैप सॉल सिवरिंग। देखिए इसमें कुछ वर्ड बताता हूँ। अंडरनीथ मतलब नीचे होता है, शेल्टर मतलब निवास, केन लीव्स मतलब वही पत्ते होते हैं ना, जैसे शुगर केन है ना उसके पत्ते, और साथ ही साथ बम्बू मतलब बांस, और रैप्ड मतलब लपेटा हुआ, बर्लैप मतलब होता है एक तरीके से ऊल जलूल कपड़ा, बोरा मतलब फटे पुराने, है ना, वैसे वह शॉल लेकर वो ठिठुर रहा है। अब पढ़ते हैं इसका मतलब समझते हैं। एट द एज ऑफ हिज फील्ड मतलब एक उसकी क्या कहते हैं कि खेत के उसके किनारे पे ना सरकंडों के पत्ते, केन लीव्स को मतलब ऊख ही बोलते हैं ना, उनके पत्तों से एक उसने घर बना रखा था, ठीक है, और जिसमें बांस की एक चरपाई उसने बना रखी, कॉट मतलब चरपाई होती है। तो और साथ ही साथ जो हल्कू था ना आधी फटी पुरानी, मतलब बर्लैप मतलब वही फटा पुराना, जो अपनी पुरानी सी फटी पुरानी शॉल थी उसको ओढ़कर ठिठुरते हुए कांपते रहा और सो गया अपने चारपाई पे। अंडरनीथ द कॉट हिज फ्रेंड जबरा द डॉग वॉज विम्परिंग विथ हिज मजल प्रेस्ड इनटू हिज बेली। कुछ वर्ड्स बताता हूँ इसमें। जबरा उसके कुत्ते का नाम है, और विम्परिंग का मतलब होता है पे पे, मतलब कुई कुई, जो कुत्ता रोता है ना कुई कुई करके, उसको विम्परिंग बोलते हैं। ये वर्ड बहुत अच्छा है, आप देख सकते हैं। विम्परिंग मतलब कुत्ते की रोने की आवाज़ को भी विम्परिंग बोला जाता है, कराहना। तो विम्परिंग विथ हिज मजल का मतलब होता है जो थुथुर बोलते हैं, जो कुत्तों के जो नोज़ होते हैं या फिर किसी चीज़ की जो किसी जानवर के जो नोज़ होते हैं, नाक जैसा स्ट्रक्चर बाहर निकला होता है, उसको मजल बोलते हैं। तो बोला जा रहा है कि उसकी जो चारपाई थी, बांस की जो चारपाई उसने बनाई थी हल्कू ने, उसके नीचे उसका दोस्त या फिर उसका कह लीजिए उसका जो कुत्ता था जबरा, वो ठंड के मारे अपने नाकों थुथुर को अपने पेट में घुसेड़ कर कुई कुई की आवाज़ निकाल रहा था। नाइदर ऑफ देम वॉज एबल टू स्लीप, उनमें से कोई भी सोने के काबिल नहीं था, यानी कि किसी को नींद नहीं आ रही थी ठंड के मारे। हल्कू कर्ल ऑफ ड्रॉइंग हिज नीज क्लोज अगेंस्ट हिज चिन एंड सेड, चिन मतलब ठोडी, कोल्ड जबरा डिडंट आई टेल यू इन द हाउस यू कुड लाई इन द पैडी स्ट्रॉ। कहने का मतलब है हल्कू जो है ना वो अपने घुटनों को अपने ठुड्डी के पास, जैसे होता है ना ठंड लगती है तो लाते हैं, ऐसे लाकर बोला, जबरा ठंड लग रही है। डिडंट आई टेल यू, मैंने बोला था ना कि इन द हाउस यू कुड लाई इन द पैडी स्ट्रॉ। पैडी मतलब तुम, मैंने बोला था ना तुमसे जबरा कि तुम घर पे रहते तो तुम्हें क्या होता, तुम्हें पुआल के ऊपर आराम से सोने को मिलता, होता कि नहीं ऐसा। सो वाई डिड यू कम आउट हियर, तुम मेरे पीछे पीछे क्यों आए फिर यहाँ पे। नाउ यू विल हैव टू बियर द कोल्ड, बियर मतलब सहना, अब तो तुम्हें भाई ठंड को सहनी पड़ेगी, मैं कुछ नहीं जानता है ना। देयर इज़ नथिंग आई कैन डू, वही बात है ना, मैं तो कुछ नहीं कर सकता तुम्हारे लिए, अब तुम तो आयो पीछे पीछे। यू थॉट आई वॉज कमिंग आउट हियर टू ईट पूरीज एंड स्वीट्स एंड यू कम रनिंग ऑन अहेड ऑफ मी। अहेड मतलब आगे आना, मतलब ये बोला जा रहा है, ये जो हल्कू है बोलता है अपने कुत्ते से, यू थॉट क्या तुमको ऐसा लगा कि मैं यहाँ पे पूड़ी और मिठाइयाँ खाने आ रहा हूँ और तुम तो मेरे से पहले ही आ गए यहाँ पर। नाउ यू कैन मून
ऑल यू वॉन्ट मतलब जो तुम चाहते हो, मतलब वही कहता है अब तो मैं कुछ नहीं कर सकता, तुम तो अब वैसे ही मून मतलब कराते रहो, है ना, जैसा तुम चाहते हो। चलिए, जबरा वैग्ड हिज टेल विदाउट गेटिंग अप, वैग्ड मतलब पूंछ हिलाना होता है प्यार से, तो जबरा अपने में पूंछ को हिलाता है बिना उठे हुए। प्रोट्रैक्टेड हिज विम्परिंग इनटू ए लॉन्ग यॉन एंड वॉज साइलेंट, मतलब अपनी जो उसकी विम्परिंग थी, कुकियाने की जो आवाज़ थी, उसको उसने मतलब तब्दील कर दिया जम्हाई के रूप में, और वो शांत हो गया। परहैप्स इन हिज कैनाइन विजडम ही गेस्ड दैट हिज विम्परिंग वॉज कीपिंग हिज मास्टर अवेक। परहैप्स मतलब शायद उसको ऐसा लग रहा था कुत्ते को। कैनाइन विजडम मतलब होता है कुत्ते का, कुत्ते से रिलेटेड कुछ चीज़ होती है ना, उसको कैनाइन बोलते हैं, कुत्ते का ये, कुत्ते का वो, तो कैनाइन विजडम मतलब कुत्ते की बुद्धि, विजडम मतलब तो बुद्धि होती है, तो कैनाइन का मतलब हो गया कुत्ते से रिलेटेड कोई चीज़, तो कैनाइन विजडम हो गई, तो यानी कि कुत्ते की बुद्धिमानी। कहने का मतलब है परहैप्स शायद कुत्ते की बुद्धिमानी में ये ज्ञात हुआ कि ही गेस दैट हिज विम्परिंग, मतलब उसको आभास हुआ कि उसके विम्परिंग कुकियाने से, आवाज़ निकालने से उसका जो मास्टर है जो कि हल्कू है वो जग जा रहा है ना, तो वो शांत हो गया जमाई लेकर। हल्कू रीच्ड आउट हिज हैंड एंड पैटेड जबराज कोल्ड बैक, हल्कू ने अपने हाथ को बढ़ाया और जबरा की पीठ को थोड़ा सहलाया। फ्रॉम टुमारो ऑन स्टॉप कॉपिंग फ्रॉम टुमारो ऑन स्टॉप कमिंग विथ मी और द कोल्ड विल गेट यू। कहने का मतलब कल से तुम, कुत्ते को बोल रहा है जबरे को कि भाई कल से तुम मेरे पीछे पीछे मत आना वरना तुम्हें ठंड मार डालेगी। दिस बिच ऑफ अ वेस्ट विंड कम्स फ्रॉम नो बडी नोज वेयर ब्रिंगिंग द आइसी कोल्ड विथ इट। कहने का मतलब है ये, मतलब उसको गाली देते हुए उसको बोल रहा है हवा को, क्योंकि हवा जितनी ठंडी थी ना, तो उसके बारे में वो बोलता है कि यह दर्द भरी पछुआ बर्फीली हवा है ना, पता नहीं अपने साथ कहाँ से इतनी ठंड लाती है, किसी को नहीं मालूम ये बात। तो लेट मी गेट अप एंड फिल माई पाइप, आई हैव स्मोक्ड 8 pipefuls already but we will get through the night somehow. Let me get up, fill up my pipe. fill my pipe मतलब होता है ना हुक्का, चिलम जो होती है उसको भरने के लिए वो बोलता है चलो मुझे अपना हुक्का भरने दो, मैंने रात भर 8 पाइप फुल करके पी रखी है अभी तक हुक्का, एंड वी विल गेट थ्रू द नाइट समहाउ, मुझे कैसे कैसे रात तो गुजारनी होगी इसी तरीके से। दिस इज़ द रिवॉर्ड यू गेट फॉर फार्मिंग, मतलब वो बताता है, जबरे से ही बात कर रहा था तो वही बता रहा था कि यही तो रिवॉर्ड है, मतलब यही इनाम है फार्मिंग करने का जो हुक्का उसको मिल रहा है। सम लकी फेलोज आर लाइंग इन हाउस वेयर इफ़ द कोल्ड कम्स आफ्टर देम द हीट जस्ट ड्राइव इट्स अवे। कहने का मतलब है कि वो जो ये क्या कहते हैं हल्कू जो है ना, वो बड़े लोगों के बारे में बता रहा था कि कुछ भाग्यशाली व्यक्ति जो हैं अपने घरों में पड़े होंगे जहाँ ठंड के आते ही उसे बाहर भगाने का काम चालू हो जाता है। और साथ ही साथ वो बताता है कि ए गुड थिक क्विल्ट मतलब रजाई, वार्म कवर्स अ ब्लैंकेट, है ना, जस्ट लेट द विंटर कोल्ड ट्राई टू गेट देम। कहने का मतलब आरामदेह गद्दा हो गया, गर्म चादरें हो गई, या फिर कंबल हो गया, है ना, ये सारी चीज़ें जो हैं भाग्यशाली लोग सभी चीज़ों को बखूबी प्रबंध कर लेते हैं, है ना। फॉर्चून्स अरेंज्ड एवरीथिंग वेरी वेल, वो लोग बहुत अच्छे से प्रबंध कर लेते हैं। फॉर्चून मतलब भाग्यशाली। वाइल वी डू द हार्ड वर्क समबडी एल्स गेट्स द जॉय ऑफ इट। कहने का मतलब है जबकि हम कठिन परिश्रम हम करते हैं और आनंद जो है वो उठा रहे हैं। तो यही बात अपने जबरे से वो बात करते हुए रहता है। तभी ही गॉट अप, टुक सम एम्बर्स फ्रॉम द पिट एंड फिल्ड हिज पाइप। यानी कि एम्बर्स मतलब होता है अंगारे, वो जो आग लगी रहती है थोड़ी थोड़ी ना चिलम जलाने के लिए जो होती है चिंगारी टाइप की, उसको एम्बर्स बोलते हैं। तो वो जो हल्कू था वो उठा और टुक सम एम्बर्स फ्रॉम द पिट, मैंने गड्ढे में जिसमें आग सुलग रही थी उससे उसने कुछ अंगारे लिए और अपने पाइप को जलाया। जबरा गॉट अप टू, उसके उठने की वजह से जबरा भी उठ खड़ा हुआ। फिर क्या हुआ, स्मोकिंग, हल्कू सेड मतलब स्मोक करते हुए हल्कू बोला, इफ़ यू स्मोक द कोल्ड जस्ट एज बैड बट एट लीस्ट यू फील अ लिटिल बेटर। कहने का मतलब है कि यदि तुम ठंड में धूम्रपान करते हो ना तो यह बुरा है, परंतु कम से कम तुम हल्का आनंद महसूस जरूर करोगे। जबरा लुक्ड एट हिम विथ आईज ओवरफ्लोइंग विथ लव। जो जबरा था वो प्यार से उसकी ओर आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहा था। यू हैव टू पुट अप विथ जस्ट वन मोर कोल्ड नाइट। कहने का मतलब है तुम्हें एक रात और ठंड में रहना है। टुमारो आई विल स्प्रेड सम स्ट्रॉ, व्हेन यू बेड डाउन इन दैट यू वॉन्ट फील द कोल्ड। मतलब वो बोल रहा है तुम्हें एक रात और रहना है कुत्ते को, और तुम्हारे लिए
कल मैं पुआल लेके आऊँगा, वो बिछा दूँगा और तुम उस पर जब सोओगे तो तुम्हें ठंड नहीं लगेगी। फिर होता है कि जबरा पुट हिज पॉज ऑन हल्कूज नीज एंड ब्रॉट हिज मजल क्लोज। हल्कू फेल्ट हिज वार्म ब्रेथ। जबरा जो था ना अपने पंजों को हल्कू के ठेहुने पे रखा और जबड़े को नज़दीक लाया, है ना। फिर हल्कू उसकी सांस की गर्माहट महसूस कर रहा था। हल्कू फेल्ट हिज वार्म ब्रेथ। फिर क्या होता है कि आफ्टर ही फिनिश स्मोकिंग, जैसे ही हल्कू ने अपना स्मोकिंग ख़त्म कर लिया, हल्कू ली डाउन एंड मेड अप हिज माइंड दैट हाउ एवर थिंग्स वेयर ही वुड स्लीप नाउ। मतलब हल्कू स्मोकिंग करने के बाद लेट गया, ले डाउन मतलब लेट गया और अपने दिमाग में सोचने लगा कि किस तरीके से वो अब सोएगा, है ना। उसको नींद तो ठंड के मारे आ नहीं रही है, तो वो मतलब हल्कू सो गया और सोचने लगा कि वो कैसे सोएगा। बट इन ओनली 1 मिनट हिज हार्ट बिगन टू पाउंड। मतलब एक ही मिनट में उसका दिल बहुत तेज़ी से धड़कने लगा। ही टर्न फ्रॉम साइड टू साइड, वह करवटें बदलता रहा। बट लाइक सम काइंड ऑफ विच द कोल्ड वेदर कंटिन्यू टू टॉर्मेंट हिम। टॉर्मेंट का मतलब क्या होता है? पीड़ा, अपार कष्ट देना, है ना। तो कह रहा था कि वो इधर उधर करवटें बदलने लगा, परंतु डायन की भांति ठंड हवा उसे पीड़ा पहुंचाने लगी। अब देखिए, when he could no longer bear it, he gently picked Jabra up and patting his head, got him to fall asleep in his lap. कहने का मतलब है जब ज़्यादा देर तक ठंड को सहन नहीं कर सका वो, तब उसने जबरा को ऊपर उठाया और उसके माथे को अपने गोद में लेकर सो गया। The dog's body gave off some kind of a stink, but Halku, hugging him tight, experienced a happiness he hadn't felt for months. कहने का मतलब है जो कुत्ते की जो शरीर थे ना, उसकी बॉडी थी, उससे बहुत तगड़ी दुर्गंध आ रही थी। स्टिंक मतलब दुर्गंध। हगिंग हिम टाइट मतलब उसको तेज़ी से जकड़ने की वजह से उसको खुशी का आभास हो रहा था, जो उसको काफ़ी महीने से नहीं हुआ था। किसको? हल्कू को। जबरा प्रोबेबली थॉट ही वॉज इन हेवन। जबरा को तो ऐसा मालूम पड़ा, अरे वाह, वो तो स्वर्ग में है, क्योंकि उसको गर्मी महसूस हो रही थी और गर्मी तो इसे भी मिल रही थी जबरे के शरीर से, हल्कू को। एंड इन हल्कूज इनोसेंट हर्ट देयर वॉज नो रिजेंटमेंट ऑफ हिज स्मेल। रिजेंटमेंट का मतलब होता है नाराज़गी, यानी कि हल्कू जबरे को तो मज़ा आ रहा था, गर्मी मिल रही थी, और जबरा जो था उसकी वजह से हल्कू जो था ना, हल्कू उसकी जो बदबू थी उसके वो बिल्कुल नाराज़ नहीं हो रहा था, कोई क्रोधित नहीं हुआ वो। ही इम्प्रेस्ड हिम विद द वेरी सेम अफेक्शन ही वुड हैव फेल्ट फॉर ए ब्रदर और ए फ्रेंड। इम्प्रेस्ड मतलब गले लगाना, यानी कि हल्कू ने उस कुत्ते को, उस जबरे को उसी भांति अपने गले से लगाए रखा, उसी प्यार के साथ, है ना। सेम अफेक्शन यानी कि उसी प्यार के साथ जिस तरीके से कोई अपने भाई, अपने दोस्त को अपने गले लगाता है। He was not crippled by the poverty which had reduced him to this state at present. यानी कि मतलब वह गरीबी से क्रिपल्ड नहीं हुआ था, पंगु नहीं हुआ था, जिसने उसे अभी इस संकीर्ण स्थिति में ला दिया था। Rather, it was as though this singular friendship had opened all the doors to his heart and brilliantly illuminated every atom of it. कहने का मतलब है कि वस्तुतः वह ऐसा था कि इस दोस्ती ने उसके हृदय के सारे दरवाजे खोल दिए थे और उसके हर एक पहलू को जगमगा सा दिया था। तो ऐसा मतलब सारे प्रतीत हो रहा था। तो ये सारी चीज़ें आपके सामने रखी जा रही है। आगे देखते हैं। सडनली जबरा पिक्ड अप द नोज ऑफ सम एनिमल, यानी कि जबरा पिक्ड अप द नॉइज ऑफ सम एनिमल्स, मतलब अचानक से क्या हुआ, जबरा को कुछ जानवरों की आवाज़, चिल्ला चिल्लट आवाज़ सुनाई दी। This special intimacy had produced a new alertness in him that disdained the onslaught of the wind. कहने का मतलब है कि ये डिसडेन का मतलब होता है डिसलाइक, यानी कि नापसंद, है ना। और साथ ही साथ इंटीमेसी मतलब घनिष्ठता। तो कहने का मतलब है कि अचानक से जबरा को कुछ आवाज़ सुनाई दिया, शोरगुल, तो यह घनिष्ठता उसके अंदर भीषण ठंड के प्रति घृणा पैदा कर दी थी, है ना। प्रोड्यूस न्यू अलर्टनेस इन हिम, घृणा पैदा कर दी थी। वो तेज़ी से उठा, यहाँ से लिखा है स्प्रिंगिंग अप, यानी कि वो तेज़ी से उठा। ही रैन आउट ऑफ द शेल्टर एंड बिगन टू बाग। वो बाहर निकला घर से, मतलब जो शेल्टर बना हुआ था, निवास स्थान, वहाँ से निकला और कुत्ते जो हैं वो भौंकने लगा वो जानवरों पे। हल्कू विशल्ड एंड कॉल्ड हिम सेवरल टाइम। हल्कू ने आवाज़ लगाई और उसको बहुत बार बुलाने की कोशिश भी करी जबरे को, बट जबरा वुड नॉट कम बैक टू हिम।
मतलब बट लेकिन जो जबरा था वो दोबारा लौटकर उसके पास आ ही नहीं रहा था. He went on barking while he ran around the through. He went on barking while he ran around through the furrows of the field. furrows का मतलब क्या होता है ये जान लीजिए. जो खेतों में ना हल से लकीर बनाई जाती है उसको फरोज बोलते हैं, फरो. तो वो कुत्ता जो था वो भौंकते रहा और जो फरोज थे खेत के उनकी तरफ वो चलते रहा, दौड़ते रहा उनके चारों ओर. He would come back for a moment then dash off again at once. The sense of duty had taken possession of him as though it were desire. मतलब हुआ क्या कि थोड़ी देर के बाद वो अचानक मतलब वापस आया, फिर वो अचानक दौड़ने लगा. तो ऐसा प्रतीत हो रहा था ना, द सेंस ऑफ ड्यूटी, कि कर्तव्य के प्रति उसकी जो जवाबदेही था उसका अधिकार रूप ले लिया गया था, जबकि यह उसकी इच्छा पर हुआ था. मतलब कुत्ते की इच्छा से हुआ कि वो जाके भौंक रहा था. चलिए अब आ गया हमारा पार्ट 3. इसमें जानते हैं क्या है भाई. लिखता है अनदर आवर पास्ट, मतलब कुछ और घंटे बीत गए, है ना, मतलब दूसरा घंटा भी बीत गया. द नाइट फैंड अप द कोल्ड विथ द विंड, यानी कि हवा के ठंड से रात जो है ना धुंधली सी लगने लगी थी. फिर क्या होता है कि हल्कू सेटअप एंड ब्रिंगिंग बोथ नीज टाइट अगेंस्ट हिज चेस्ट हिड हिज फेस बिटवीन दैम बट द कोल्ड वाज जस्ट एज बाइटिंग. कहने का मतलब है हल्कू ने जो ना अपने दोनों घुटनों को छाती के नज़दीक लाया और अपना चेहरा जो है दोनों घुटनों के बीच में ले गया, परंतु जो ठंड जो है ना उसको ऐसा लग रहा था काटने को दौड़ रही है. इट सीम्ड एज दो ऑल हिज ब्लड हैड फ्रोजन दैट आइस रैदर देन ब्लड फिल्ड हिज वीन्स. वीन्स मतलब नसें. मतलब ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो कि उसके जो खून है वो जम चुका है और उसके नसों में खून के बजाय बर्फ़ दौड़ रही है. तो ही लीन बैक टू लुक एट द स्काइज. लीन मतलब लेटना, तो वो पीछे करके लेट गया ताकि वो आसमान को देख सके. हाउ मच ऑफ द नाइट वॉज स्टिल लेफ्ट, वो सोच रहा था कि कितना रात अभी बाकी है. द डिपर हैड नॉट येट क्लाइम्ड हाफ द स्काई. कहने का मतलब है कि देखने के लिए वो मतलब ऐसा लग रहा था कि अभी तो रात, मतलब जो चंद्रमा है वो ऊपर तक आधे तक भी आसमान में नहीं पहुंचा है. तो बाय द टाइम इट वाज ओवर हेड इट वुड प्रोबेबली बी मॉर्निंग, यानी कि वो इस समय तो सिर के ऊपर था, संभवतः सुबह होगा, वो ऐसा एजम्पशन कर रहा था. बट ऐसा था कि नाइट वॉज नॉट इवन 3 आवर्स अगो. नाइट वॉज नॉट इवन 3 आवर्स गॉन, यानी कि रात अभी 3 घंटा ही बीती थी. 3 ही घंटा बीती थी. अब सोच लो, ऐसा नहीं है कि 3 घंटे बाकी थे, 3 घंटा ही बीती थी रात. फिर क्या होता है कि वनली ए स्टोन्स थ्रो फ्रॉम हल्कूज फील्ड देयर वाज अ मैंगो ग्रोव. देखिए एक वर्ड है, एक फ्रेज़ है, बहुत अच्छा फ्रेज़ है, स्टोन्स थ्रो. स्टोन्स थ्रो का मतलब होता है कुछ ही दूरी पे. ऐसा क्यों बोला जाता है, आप इसके मायना भी, इसके मतलब भी निकाल सकते हैं. स्टोन्स थ्रो का मतलब होता है कि अगर पत्थर को फेंकते हैं तो वो ज़्यादा दूर नहीं जाता, तो जितनी दूरी है उसी दूरी के हिसाब से मतलब नज़दीक ही में रहता है वो पत्थर. तो मतलब कुछ ही दूरी पे, हल्कू के खेत से कुछ ही दूरी पे एक मतलब आम का बगीचा था. द लीव्स हैड बिगन टू फॉल एंड दे वर हिप्ड इन द ग्रोव. मतलब जो पत्तियां थीं वो गिरना शुरू हो गई थीं और वो ज़मीन पे उसके ढेर लगने शुरू हो गए थे. हल्कू ने सच सोचा, इफ़ आई गो एंड गेट ए पाइल ऑफ लीव्स आई कैन मेक ए फायर ऑफ देम एंड कीप वार्म. यानी कि अगर उसने सोचा कि अगर मैं पत्तियों के ढेर को ले लेता हूँ, गेट पाइल मतलब ढेर होता है, पाइल मतलब भी ढेर होता है, हीप मतलब भी ढेर होता है, तो और मैं पत्तियों के ढेर लगा लेता हूँ और आई कैन मेक ए फायर ऑफ देम, मैं उससे आग लगा सकता हूँ, एंड कीप वार्म, और मैं अपने आप को गर्म रख सकता हूँ. इफ़ एनीबडी सीज मी गैदरिंग द लीव्स इन द डेड ऑफ नाइट दे विल थिंक इट्स ए घोस्ट. यानी कि कहने का मतलब है कि अगर वो सोचने लगा अपने आप के बारे में कि अगर किसी ने मुझे पत्ते इकट्ठे करते, गैदरिंग मतलब इकट्ठा करना, अगर किसी ने मुझे पत्ते इकट्ठे करते किसी ने देख लिया इस अंधेरी रात में, तो वो लोग सोचेंगे तो कोई भूत ही है. घोस्ट मतलब भूत. तो ऑफकोर्स देयर इज़ अ चांस सम एनिमल हिडन इन माई फील्ड वेटिंग बट आई कांट स्टैंड सिटिंग हियर एनी लॉन्गर. यानी कि ये भी हो सकता है ऑफकोर्स कि कुछ मौके जो जानवर हैं वहाँ पे बैठे हुए वो भी तलाश रहे हों, अगर मैं जाऊँ तो मुझ पे हमला कर सकते हैं, छुपे होंगे, और बट आई कांट स्टैंड सिटिंग हियर एनी लॉन्गर. लेकिन वो ये भी सोच रहा था कि अब तो मैं बिल्कुल ऐसे यहाँ पे बैठे बैठे अपनी रात नहीं बिताने वाला, इतनी देर तक मैं ठंड से नहीं मरूंगा. अब देखो यहाँ से है कि ही रिप्ड अप सम स्टॉक्स फ्रॉम ए नियर बाई फील्ड, ठीक है ना,
मेड ए ब्रूम, ब्रूम मतलब झाड़ू, ऑफ देम, मेड ए ब्रूम आउट ऑफ देम एंड पिकिंग अप ए लाइटेड काउ डंग केक वेंट टुवर्ड द ग्रुप। काउ डंग मतलब गाय का गोबर होता है ना। तो कहने का मतलब है उसने क्या किया कि नज़दीक के मैदान से कुछ डंठल तोड़कर उसका चीरा और उसके झाड़ू बना दिया, ब्रूम आउट। फिर झाड़ू बना दिया और उससे गाय के गोबर को ढेर की तरह बहार कर, है ना, उसका ढेर लगा दिया। ठीक है। फिर अब क्या हुआ कि टुवर्ड द ग्रुप, है ना। फिर जबरा वॉच्ड हिम कमिंग एंड रैन टू हिम वेगिंग हिज टेल। वेगिंग मतलब बार बता रहा हूँ, प्यार से पूँछ हिलाना। तो जबरा जो है उसके पास आता और पूँछ हिलाता, सब देख रहा था। अब देखिए, हल्कू सेठ, हल्कू ने बोला, आई कुड नॉट स्टैंड इट एनी मोर जबरा। मतलब कहता है अब जबरा मेरे से बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा है, मेरे से खड़ा नहीं रह सकता अब। कम अलॉन्ग, चल मेरे साथ, लेट्स गो इनटू द ऑर्चर्ड एंड गैदर लीव्स टू वार्म अप विथ। ऑर्चर्ड मतलब बगीचे में। कहता है कि चल मेरे साथ, कुछ पत्ते इकट्ठे करते हैं और अपने आप को गर्म करते हैं। व्हेन वी आर टोस्टेड वी विल कम बैक एंड स्लीप। मतलब टोस्टेड मतलब होता है ना, ब्रेड टोस्ट करते हैं, यानी कि गर्म हो जाना। तो वही बोल रहा है कि जब हम लोग आग से सेक लेंगे अपने आप को ना, गर्म हो जाएंगे, तब वापस आकर सो जाएंगे। द नाइट्स स्टिल फार फ्रॉम ओवर, है ना। फार फ्रॉम ओवर मतलब इसका मतलब हुआ कि जो रात है अभी बहुत ज़्यादा रात बाकी है, कहने का मतलब। चलिए, जबरा बाग्ड हिज एग्रीमेंट एंड ट्रॉटेड ऑन टूवर्ड्स द ऑर्चर्ड। ट्रॉट मतलब TROT, ट्रॉट का मतलब होता है छोटे छोटे कदम रखना, और एग्रीमेंट मतलब सहमति। जबरा जो है इस बात पे, जब हल्कू ने बोला कि तू मेरे साथ चल, हम लोग पत्ते इकट्ठे करके आग जलाते हैं और आग सेकते हैं, तो जबरा ने अपनी सहमति के लिए भौंका और छोटे छोटे कदम लेकर ऑर्चर्ड यानी बगीचे की तरफ उसके साथ चल पड़ा। अंडर द ट्रीज इट वॉज पिच डार्क एंड द डार्कनेस द बिटर विंड ब्लू बफरिंग द लीव्स एंड ड्रॉप्स ऑफ ड्यू ड्रेप्ड फ्रॉम द ब्रांचेज। ड्यू मतलब होता है ओस की बूंद। अब इसका मतलब निकालते हैं कि कहा जा रहा है कि पेड़ के नीचे जो था ना, घना अंधेरा था और अंधेरे में दुष्ट हवा जो है बहकर पत्तियों को हिला रही थी, है ना, और डालियों से ओस की बूंदें टपक रही थी। ठीक है ना। फिर क्या होता है कि सडनली ए गस्ट कैरिड द सेंट ऑफ हीना ब्लूजम टू हिम। गस्ट मतलब हवा का झोंका। तो अचानक से क्या होता है कि हीना की सुगंध लिए एक खुशबू सी आती है। वेयर इज दैट स्वीट स्मेल कमिंग फ्रॉम जबरा। वो बोलता है कि यह सुगंध कहाँ से आ रही है जबरा, और कांट योर नोज मेक आउट एनीथिंग एज फ्रेगरेंट एज दिस। क्या, और या तो फिर तुम्हारी नाक से तो ऐसी सुगंध नहीं निकल रही है ना। आगे देखिए, जबरा हैड फाउंड ए बोन लाइंग समवेयर एंड ही वॉज चिविंग ऑन इट। मतलब जबरे को ना कहीं से हड्डी मिल गई थी जिसको वो चबा रहा था। हल्कू सेट हिज फायर डाउन ऑन द ग्राउंड एंड बिगन टू गैदर द लीव्स। यानी कि कुछ ही देर में मतलब हल्कू ने ज़मीन पर आग लगा दिया था, पत्तियाँ बिटोर कर और बिटोरना भी शुरू कर दिया था, है ना। हिज हैंड्स वर फ्रोजन। उसके जो हाथ थे वो जम चुके थे। हिज बेयर फिट नम्ब मतलब क्या होता है, तो नम्ब मतलब होता है आपका मतलब सुन्न हो जाना या फिर चेतना रहित हो जाना। तो उसके जो बेयर मतलब नंगे जो पाँव थे ना, वो एकदम ठंड के मारे सुन्न हो गए थे। बट ही हैड पाइल्ड अप ए रेगुलर माउंटेन ऑफ द लीव्स एंड बाय मेकिंग अ फायर आउट ऑफ देम ही हैड बर्न अवे द कोल्ड। कहने का मतलब है, लेकिन वो सब ठिठुर रहे थे, सुन्न हो गया था, वो बात तो अलग है, लेकिन उसने कैसे करके जैसे तैसे करके पाइल्ड अप ए रेगुलर माउंटेन मतलब एक पहाड़ सा बना दिया था, पत्तियों का ढेर बना दिया था और उसको जला दिया और उससे उसने अपनी ठंड को मतलब मिटा दिया। इन ए लिटिल वाइल, थोड़ी देर में क्या हुआ, द फायर वॉज बर्निंग मैरीली मतलब आनंद से, मज़े से। वो जो आग थी कुछ ही देर में तीव्रता से जल रही थी। द फ्लेम्स लिप्ड अपवर्ड लिकिंग एट द ओवर हैंगिंग ब्रांचेज। और जो ज़मीन पर जो आग लगी हुई थी ना, तो आग की लपटें जो थी पेड़ों की शाखाओं को चाहते हुए उछाल मार रही थी। In the flickering light, the immense trees of the grove looked as though they were carrying the vast darkness on their heads. कहने का मतलब है कि हिलते हुए जो आग की लपटों की जो प्रकाश थी ना, वो बगीचे के पेड़ ऐसे दिख रहे थे उस समय कि मानो कि अपने माथे पर विशाल अंधेरा लिए हुए हैं, क्योंकि वहाँ पे तो नीचे तो उजाला था, रोशनी थी आग की वजह से, लेकिन उसके पेड़ के ऊपर बहुत अंधेरा था। तो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि ऐसा दिख रहा था कि मानो अपने माथे पर विशाल अंधेरा लिया हुआ पेड़।
इन द ब्लिसफुल सी ऑफ डार्कनेस द फायर लाइट सीम टू पिच एंड टॉस लाइक ए बोट। कहने का मतलब अंधेरे को आनंददायी समुद्र में आग की लपटे हिलकोरे खाते नाव के सदृश्य दिख रही थी, है ना। एक तरीके से ऐसा सीन क्रिएट हो रहा था। अब देखिए, हल्कू सेट बिफोर द फायर एंड लेट इट वार्म हिम। हल्कू जो था वो आग के पास बैठा अपने आप को गर्म करने लगा। आफ्टर ए वाइल ही टुक ऑफ हिज सॉल एंड टक्ड इट बिहाइंड हिम। थोड़ी देर के बाद उसने सॉल उतारा और अपने बगल में रख दिया। देन ही स्प्रेड आउट बोथ फीट एज दो चैलेंजिंग द कोल्ड टू डू इट्स वर्स्ट। यानी कि उसने फिर अपने पैरों, दोनों पैरों को, जैसे कहते हैं ना पैर सेकना, तो उसने पैर को अपने फैलाया और जैसे मानो कि ठंड को वो चुनौती दे रहा हो कि आओ अब मेरा नुकसान करके दिखाओ तुम। विक्टोरियस ओवर द इमेंस पावर ऑफ द विंटर, है ना। फिर मतलब एक तरीके से ऐसा आभास हो रहा था कि उसने विशाल शक्ति, विजय प्राप्त कर ली है। ही कुड नॉट रिप्रेस हिज प्राइड इन हिज ट्रिम्प। ट्रिम्प मतलब जीत। तो ऐसा लग रहा था अपनी शानदार विजय को वो दबा नहीं पा रहा था। अब देखिए होता है क्या, ही सेड टू जबरा। उसने जबरा से बोला, वेल जबरा यू आर नॉट कोल्ड नाउ आर यू। कि क्या जबरा, तुम्हें ठंड नहीं लग रही होगी, ऐसा लग रहा है क्या, मतलब ठंड लग रही है क्या तुम्हें। जबरा बाग डैज दो टू से हाउ कुड आई फील कोल्ड नाउ। मतलब जबरा ने सहमति में बोला कि मतलब भौंका, तो उसको मतलब ऐसा मानो ऐसा कह रहा हो कि अब मुझे ठंड महसूस कैसे कर सकता हूँ, मुझे तो ठंड ही नहीं लग रही है। वी शुड हैव थॉट ऑफ दिस प्लान बिफोर देन वी हैड नेवर हैव बिकम सो चिल्ड। मतलब जो जबरा से वो बोल रहा है कि हल्कू, यार इस प्लान के बारे में हमें पहले सोचना चाहिए था, ऐसा अगर सोचा होता हमने तो हमें ठंड नहीं लगी रहती इतनी देर के लिए। फिर जबरा वैग्ड हिज टेल। फिर जबरा खुशी से उस पर फिर से पूंछ हिलाता है। फाइन, अब हल्कू बोलता है फाइन चलो ठीक है। नाउ व्हाट डू यू से वी जंप ओवर द फायर। तुम क्या कहते हो, हमें मन कर रहा है कि हम ना दोनों आग की लपटों के ऊपर कूदे, मतलब उनको छलांग लगा के क्रॉस करें उसको। तो लेट्स सी हाउ वी मैनेज इट। चलो देखते हैं कैसे हम मैनेज करते हैं इस चीज़ को। बट इफ़ यू गेट स्कॉच आई हैव गॉट नो मेडिसिन फॉर यू। कहने का मतलब अगर तुम्हें थोड़े भी आग से नुकसान होता है ना, तो मेरे पास कोई इलाज करने के लिए दवा वगैरह नहीं है, पहले बता रहा हूँ। तो जबरा लुक्ड फेयरफुली एट द फायर। जबरा डर के मारे भयभीत रूप से आग को देखता है। वी मस्ट नॉट टेल मुन्नी टुमारो और देयर विल बी ए रो। मतलब वो जो है हल्कू बोलता है जबरा से कि देखो भाई एक ही रास्ता है, तो मुन्नी से कुछ मत बोलना, तभी हमारी कुछ बात बन सकती है। विद दैट ही जम्प्ड अप एंड क्लियर द फायर इन वन लीप। लीप मतलब एक छलांग में। फिर इसी बात को बोलते हुए जो हल्कू है उसने छलांग लगाई और एक छलांग में उसने उस आग को पार कर दिया। ही गॉट हिज लेग्स सिंज्ड। सिंज बोलते हैं SING। सिंज का मतलब होता है जलना, झुलसना थोड़ा। SING, सिंग मत बोलिएगा इसको, SINGE होता है सिंज, और ये थर्ड फॉर्म है, तो वही लिखा जा रहा है ही गॉट हिज लेग्स सिंज्ड बट ही डिडंट केयर। यानी कि उसके जो थोड़ी बहुत आग लगी उसको पैर पे हल्कू को, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। जबरा रैन अराउंड द फायर एंड केम अप टू हिम। मतलब जबरा जो है चारों ओर घूमा आग के और वो उसके पास आ गया, हल्कू के पास। फिर हल्कू ने बोला गो ऑन, नो मोर ऑफ दिस, जंप ओवर द फायर। ही लिव्ड अगेन एंड कम बैक टू द अदर साइड। मतलब वो जबरा को बोले जा रहा था चलो चलो ऐसा नहीं होगा, चलो फिर से जंप लगाओ। तो जबरा जंप लगा कर फिर उसके पास आ गया। अब है हमारा लास्ट पार्ट। मुझे पता है कि ये वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, लेकिन आपको ये चीज़ें सारी कवर हो जाएंगी इस चैप्टर में। चलिए, तो आप इस एकेडमी विला पे आप पार्ट 4 भी देख लेंगे अभी। चलिए, तो लिखा है कि द लीव्स वेयर ऑल बर्न अप। मैंने सारी पत्तियाँ जल गई। डार्कनेस कवर्ड द ऑर्चर्ड अगेन। फिर से उस बगीचे को अंधकार ने घेर लिया अपने आगोश में। अंडर द एसेज, मतलब जो राख होती हैं, अंडर द एसेज ए फ्यू एम्बर्स स्मोल्डर्ड एंड व्हेन ए गस्ट ऑफ विंड ब्लू ओवर देम दे स्टर्ड अप ब्रीफली देन फ्लिकर्ड आउट अगेन। कहने का मतलब है जो राख थी उसमें कुछ एम्बर्स यानी कि जो अंगारे होते हैं अंगीठी टाइप की, वो अभी भी सुलग रहे थे। और जब जब गस्ट माने हवा का झोंका जो था बहता था, तो क्या होता था, उन्हें फिर से एक तरीके से जला देती थी। जो भी आग जल रही थी ना, तो उसको जब जब वो हवा का झोंका जाता था तो वो उसको तेज़ झोंके से दहका देती थी, मतलब आग दहकने लगता था। अब देखिए, हल्कू रैप्ड हिमसेल्फ अप इन हिज सॉल अगेन एंड सेट बाय द वार्म एशेज हमिंग अ ट्यून। कहने का मतलब हल्कू ने अपने शरीर को पुनः चादर में ढक लिया और गर्म आग के राख के पास बैठकर गुनगुनाने लगा। द फायर हैड वार्म्ड हिम थ्रू बट
एज द कोल्ड बिगन टू स्प्रेड ही फेल्ट ड्राउजी। कहने का मतलब है आग ने हालांकि उसे गर्मी तो पहुंचाई थी, परंतु ठंड फिर से निर्दयतापूर्वक फैलने लगी थी, है ना। मतलब कहने का मतलब है उसको नींद, ड्राउजी मतलब उसको अनिद्रा वाली आलस मतलब आने लगी थी। जबरा जो है गिव ए लाउड बार्क एंड रैन टुवर्ड द फील्ड। जबरा फिर भौंकते हुए, बहुत तेज़ी से भौंकते हुए फील्ड की तरफ गया, खेत की तरफ। हल्कू रियलाइज दैट दिस मीन्ट ए पैक ऑफ वाइल्ड एनिमल्स हैड प्रोबेबली ब्रोकन इनटू द फील्ड। पैक मतलब झुंड होता है, तो हल्कू को ऐसा आभास हुआ कि ये कुत्ता भौंक रहा है, इसका मतलब क्या है कि ज़रूर कोई जानवरों का झुंड हमारे खेतों में आया है, क्योंकि वो लोग तो खेतों की रखवाली ही तो कर रहे थे, लेकिन ठंड के मारे वो आगे बाहर जा नहीं रहा था। फिर दे माइट भी नीलगाय, वो सोच रहा था कि नीलगाय हो सकती है ये। ही डिस्टिंक्टली हर्ड द नॉइज ऑफ देयर मूविंग अराउंड, मतलब उसको सुनाई तो नहीं पड़ रहा था ऐसा कुछ आवाज़। देन इट सीम टू हिम दे मस्ट बी ग्रेजिंग, उसको ऐसा आभास हुआ कि वो चर रही होंगी। ही बिगन टू हियर द साउंड ऑफ निबलिंग, निबल मतलब होता है कुतरना, तो उसको थोड़ा थोड़ा कुतरने की भी आवाज़ आ रही थी। फिर ही थॉट नो विद जबरा अराउंड नो एनिमल कैन गेट इन टू द फील्ड, ही हैड रिप्ड इट टू श्रेड मतलब टुकड़ों में काट देना। तो मतलब फिर उसने सोचा अरे नहीं ये जानवर कैसे आ सकते हैं, जबरा के होते हुए कोई भी जानवर यहाँ पर नहीं आ सकता है, नहीं तो वो उसके टुकड़े टुकड़े काट देगा, ऐसा ये सोच रहा था फिर से। आई मस्ट हैव बीन मिस्टेकन, मुझे हो सकता है गलती हुई हो, मैं ऐसा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि जबरा के होते हुए मुझे कुछ नहीं होगा। नाउ देयर इज़ नो साउंड एट ऑल, तो अब फिर कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। हाउ कुड आई हैव बीन मिस्टेकन, मतलब फिर उसने लगा यार मेरे को ऐसी गलती हो कैसे सकती है। फिर ही साउटेड जबरा जबरा, वो जबरा जबरा करके फिर से चिल्लाने लगा। जबरा वेंट ऑन बार्किंग एंड डिड नॉट कम टू हिम, जबरा जो था वो भौंके जा रहा था, उसके पास आ ही नहीं रहा था। देन अगेन देयर वॉज अ साउंड ऑफ मंचिंग एंड क्रंचिंग। मंचिंग एंड क्रंचिंग का मतलब होता है कि आवाज़ निकालना ना, अधिक देर तक चबाने वाली आवाज़, दांत से अच्छी तरह से चबाने वाली आवाज़ जो होती है, मंचिंग एंड क्रंचिंग, वो वाली आवाज़ आने लगी थोड़ी देर में फिर से खेतों से। ही कुड नॉट हैव बीन मिस्टेकन दिस टाइम, इस बार उसको गलती नहीं हुई सुनने में, इस बार सही में आवाज़ आ ही रही थी। हुआ क्या कि इट रियली हर्ट टू थिंक अबाउट गेटिंग अप फ्रॉम वेयर ही वॉज। कहने का मतलब है कि इस बार तो उसको आवाज़ सुनाई दे रही थी, है ना, लेकिन यह सचमुच मतलब ये बात सचमुच चोट पहुंचाने वाली थी कि वह वहाँ से कैसे उठ जाए। उसको क्योंकि ठंड लग रही थी ना, तो वहाँ पे बैठा तो अब कंफर्टेबल फील कर रहा था। वही लिखा है, इट वॉज सो कम्फर्टेबल देयर दैट इट सीम्ड इनटॉलरेबल टू गो टू द फील्ड इन दिस गोल्ड एंड चेज आफ्टर एनिमल्स। ही डिडंट स्टर। कहने का मतलब वो इतना आराम से लेटा हुआ था कि ये बड़ा कष्टदायक था कि उस ठंड भरी रात में वहाँ खेत में जाए और जानवरों को पीछे उनको भगाने में लगे, तो वह हिल भी नहीं सका। ही डिडंट स्टर। ही साउटेड एट द टॉप ऑफ हिज लंग, वो अपनी जोर से लंग की पूरी ताकत लगा दी और चिल्लाया, हिलो हिलो हिलो। फिर जबरा स्टार्टेड बार्किंग अगेन, जबरा फिर से भौंकने लगा। देयर वर एनिमल्स ईटिंग हिज फील्ड जस्ट व्हेन द क्रॉप वॉज रेडी, जब जो जाहिर सी बात है उसके खेत में जो फसल थी वो तैयार थी कटने के लिए, लेकिन वहाँ के जो जानवर थे वो आके काटने लगे, उनको खाने लगे। वॉट ए फाइन क्रॉप इट वॉज, मतलब बहुत अच्छा फसल बन चुका था, लेकिन वहाँ पे तो अब जानवर आ चुके हैं। एंड दिस कर्स्ड एनिमल्स वे डिस्ट्रॉइंग इट, और ये शापित जानवर जो हैं ये मेरे खेतों के मतलब खेत के जो फसल है उसको बर्बाद करने में लगे हुए हैं। विथ ए फर्म रिजॉल्व ही गॉट अप एंड टुक ए फ्यू। फर्म रिजॉल्व मतलब दृढ़ निश्चय करने के बाद वह उठा और टुक ए फ्यू स्टेप्स, कुछ कदम बढ़ाए। बट सडनली ए ब्लास्ट ऑफ विंड pierced him with a sting like a scorpion's, so that he went back and sat again by the extinguished fire and stirred up the ashes to warm his chilled body. जैसे ही वो कुछ कदम चला था तो हुआ क्या कि अचानक हवा के झोंके उसको बिच्छू की डंक के सामने उसे भेदने लगे। स्कॉर्पियन मतलब बिच्छू होता है, तो उसी भांति उसको भेदने लगे, इसलिए वो वापस आ गया और पुनः बुझी हुई आग के पास बैठ गया। वो अपने शरीर को गर्म करने के लिए राख को हटाने लगा, है ना। फिर जबरा वॉज बार्किंग हिज लंग्स आउट, द नीलगाय वेयर डिवास्टेटिंग हिज फील्ड एंड हल्कू वेंट ऑन सिटिंग पीसफुली नियर द वार्म एसेज। यानी कि जो जबरा था गला फाड़ फाड़ के भूख रहा था, नीलगायें जो है उसकी खेत को नष्ट कर रही थी, और हल्कू आकर गर्म राख के पास शांतिपूर्वक बैठ गया था। भाई वो करता भी क्या, है ना। हिज ड्रॉजिनेस यानी कि उसकी उसकी निद्रा, हिज ड्रॉजिनेस जो थी हेल्ड हिम मोशनलेस एज दो विथ रोप्स, यानी कि उसकी निद्रा जो थी उसे स्थूल बना दिया था, जैसे कि किसी को रस्सी से बांध दिया गया हो। रैप्ड इन हिज सॉल्स ही फेल अस्लीप ऑन द वार्म ग्राउंड नियर द एसेज, मतलब अपनी चादर में अपने आप को लपेट कर वह गर्म राख जो थी ना
उसके नज़दीक सो गया वो। When he woke in the morning, the sun was high and Munni was saying, "Do you think you are going to sleep all day?" जब वो सुबह मतलब जगा तो हुआ क्या कि सूर्य ऊपर निकल चुका था और मुन्नी कह रही थी उससे कि क्या तुम समझते हो कि तुम दिन भर सोते रहोगे? You came out here and had a fine time while the whole field was being flattened. मतलब तुम यहाँ आ गए, फिर भी इस समय जो खेत है वो तो सपाट हो चुका है। फ्लैटेंड मतलब सपाट हो चुका है, सब ने जानवर ने उसे खा लिया है। फिर हल्कू गॉट अप एंड सेड, हल्कू उठा और बोला, देन यू हैव जस्ट कम फ्रॉम द फील्ड, क्या तुम जंगल खेत से होकर आ रही हो क्या? येस इट्स ऑल ruined, यानी कि सब कुछ तबाह हो गया है। औरत बोलती है, एंड यू कुड स्लीप लाइक दैट, वाई डिड यू बॉदर टू पुट अप द शेल्टर एनीवे? बॉदर मतलब क्यों चिंता करोगे, यानी कि वो बोलती है हाँ सब कुछ बर्बाद हो गया है और तुम इसी प्रकार सोते ही रहो, तुम ठिकाना या फिर तुम झोपड़ी बनाने के लिए परेशान क्यों हो रहे हो? हल्कू सॉट एन एक्सक्यूज, हल्कू ने एक बहाना ढूंढा और कहा कि आई नियरली डाइड एंड जस्ट मैनेज टू गेट थ्रू द नाइट एंड यू वरी अबाउट योर क्रॉप। मतलब मैं जैसे जैसे तुम मतलब अपनी ज़िंदगी बर्बाद मतलब क्या कहते हैं कि आई नियरली डाइड, मैं मरने वाला था, है ना, मैं मर ही गया था और किसी तरीके से जुगाड़ करके मैंने अपनी जान बचाई है और तुमको अपनी फसल की चिंता पड़ी है। आई हैड सच ए पेन इन माई बेली आई कांट डिस्क्राइब इट, मेरे पेट में इतना दर्द था रात में कि मैं कैसे बयां करूँ, बयान नहीं कर सकता। Then the two of them walked to the edge of their land. He looked. The whole field had been trampled, and Jabra was stretched out underneath the shelter as though he were dead. कहने का मतलब वो दोनों जो थे अपने खेत के किनारे गए, उन्होंने देखा कि सारी खेत पैरों से कुचल दिए गए थे और जबरा जो थे झोपड़ी के नीचे ऐसे पैर फैलाकर लेटा था मानो वो मर गया है। ठीक है। दे कंटिन्यू टू स्टेयर एट द ruined फील्ड, मतलब वो स्टेयर मतलब एक टक देखना, तो वो लोग एक टक निहारते रह गए अपने ज़मीन को, खेत को। तो मुन्नीज़ फेस वॉज सैडोड विथ ग्रीफ बट हल्कू वॉज कंटेंट। कहने का मतलब है जो मुन्नी की जो चेहरा था वो दुखी से उदास था, मतलब दुख से उदास था, परंतु हल्कू तो संतुष्ट था। कंटेंट मतलब संतुष्ट। तो हल्कू संतुष्ट क्यों था भाई, अभी पता चल जाएगा। मुन्नी सेड, नाउ यू विल हैव टू हायर योर सेल्फ आउट टू अर्न सम मनी टू पे ऑफ द रेंट एंड टैक्सेस। मुन्नी ने कहा, देखो भाई अब तुम्हें किराया और टैक्स भरने के लिए बाहर जाकर कुछ ना कुछ मजदूरी तो करनी ही पड़ेगी। और यहाँ पे जो हल्कू था वो संतुष्ट क्यों था वो देख लीजिए। विथ ए कंटेंटेड स्माइल हल्कू सेड, बट आई वॉन्ट हैव टू स्लीप नाइट आउट हेयर इन द कोल्ड। कि संतुष्टि के मुस्कान के साथ हल्कू ने कहा, परंतु अब तो सही अच्छी बात तो ये है कि ठंडी रात में मुझे यहाँ सोना नहीं पड़ेगा, मैं अब सोऊंगा नहीं। तो इस तरीके से चैप्टर ख़त्म होता है। आशा करता हूँ चैप्टर बहुत अच्छा लगा हो आपको, भले ही थोड़ा लंबा था लेकिन आपको सारा इसमें कवर हो चुका है। तो अगर कोई क्वेरी है प्लीज़ मुझे लिख के अपने कमेंट सेक्शन में बताएं और फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।